नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का कल आखिरी दिन था। ऐसे में कल रात पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में खास डिनर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पीएम मोदी के साथ-साथ मोदी कैबिनेट के कई बड़े-बड़े नेता शामिल हुए। तमाम बड़े-बड़े नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया। उस भोज में दुनिया भर की वो तमाम शान-ओ-शौकत थी, जो होनी चाहिए थी। लेकिन अगर कुछ नहीं था, तो वो थी हमारी लोकतांत्रिक परंपरा। अब तक विपक्ष जो है वो ये आरोप लगाता रहा कि सरकार के रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं का खुलेआम दुरुपयोग ही नहीं हुआ बल्कि उनका राजनीतिकरण भी हुआ है। चुनाव आयोग उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन क्या अब देश का राष्ट्रपति भवन भी इसी लाइन में आ गया है? ये आरोप लग रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से भी अब पक्षपात किया जा रहा है। हम क्योंकि जो पुतिन के साथ डिनर हुआ था कल जो रात जो डिनर पार्टी थी उसमें हमारे देश के संसद के 2 नेता प्रतिपक्ष चाहे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हो राहुल गांधी या फिर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको इस डिनर में बुलाया ही नहीं गया और उससे भी हैरानी की बात ये रही कि उसी पार्टी के शशि थरूर को बुलाया गया। मतलब विपक्ष की एक पार्टी के नेता को बुला लिया गया लेकिन देश के नेता विपक्ष को नहीं बुलाया गया और वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं बल्कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर भी उनको बुलाया नहीं गया तो क्योंकि सत्ता पक्ष तो विपक्ष के साथ भेदभाव करता ही है। चुनाव आयोग विपक्ष के साथ भेदभाव करता ही है लेकिन क्या राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी अब यही होगा? राष्ट्रपति भवन क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष में भेद कैसे कर सकता है? उनके लिए तो सब बराबर है। पर इस तरीके का जो बर्ताव किया गया है और औपचारिक तौर पर बताया गया है कांग्रेस की ओर से कि ऐसा नहीं है कि विरोध के तौर पर दोनों नेता नहीं गए बल्कि दोनों को बुलाया ही नहीं गया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राष्ट्रपति भवन भी क्या अब पीएम की आवाज से ही चलता है? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाने को लेकर के विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो इस पर आज भी हम चर्चा करेंगे। हम भी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर जैसा कि आप जानते हैं कि कल डिनर हुआ और बहुत ही भव्य डिनर का आयोजन हुआ और इस डिनर के आयोजन के बाद तमाम सवाल खड़े होने तब शुरू हुए जब इस डिनर में 2 लोग नहीं देखे गए, वो थे मल्लिकार्जुन खड़गे और जो राहुल गांधी हैं वो। तो राष्ट्रपति भवन ने ऐसा कहा जा रहा है कि उस परंपरा का पालन नहीं किया जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो ऐसे वो जो है वो जब भी आयोजित होते हैं तो नेता विपक्ष को बुलाया जाता है। एक परंपरा रही है भारत के इतिहास में लेकिन लगता है कि ऐसी परंपराओं को मोदी सरकार और माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किनारे कर दिया है जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने सवाल पूछे हैं कि क्या अब राष्ट्रपति भवन भी पार्टी पॉलिटिक्स में उतर आया है? सर आपको क्या लगता है इस पर? जय संविधान। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मसला जो है ये है अपने देश के बारे का, हमारी देश की छवि के बारे का, क्योंकि हमारे देश के अंदर रूस के राष्ट्रपति की विजिट है और किसी भी देश के, जैसे कहा जाता है कि राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थिति क्या है, तो उन्हें ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्हें कहना चाहिए कि देश में लोकतंत्र की स्थिति बहुत अच्छी है। माने उन्हें वो बात कहनी चाहिए जो सही नहीं है या वास्तविकता नहीं है। देखिए, अगर हमारे देश के अंदर कोई फॉरेन डिग्निटरी आ रहा है तो हमें दिखाने की आवश्यकता है कि हमारा देश एकजुट है। हमारे देश के अंदर 142 करोड़ लोग एकजुट हैं। हमारे अंदर जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है वो केवल इलेक्शन तक होती है और इलेक्शन के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राहुल गांधी लीडर अपोजिशन बन जाते हैं, तो ये दोनों संवैधानिक पद हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। तो पुतिन साहब के सामने अगर हमें एक प्रेजेंटेशन करना था, ट्रेडिशंस को छोड़ दीजिए, आप प्रोटोकॉल्स को छोड़ दीजिए, तो भी हमें एक ऐसा मैसेज देना था कि खड़गे साहब अगर दलित समाज से आते हैं तो भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे देश के अंदर जाति प्रथा नहीं है, हमारे देश के अंदर अपोजिशन और सत्ता पक्ष का प्रश्न नहीं है। हमारे देश के अंदर हम लोग 142 करोड़ लोगों में से उनको भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो आज 35% वोट की वजह से सत्ता में बैठे हुए हैं और उनको भी महत्व देते हैं जो 65% लोग जो सत्ता में नहीं आ पाए क्योंकि उनके वोट आपस में बंटे। तो इसमें उचित तो ये होता भाई, राष्ट्रपति महोदया तो हम सबकी राष्ट्रपति हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, देश की पहली नागरिक हैं, तो उनको तो हम लोग सल्यूट करते हैं। और ये अगर भोज राष्ट्रपति महोदय के घर में हो रहा है तो उसमें कम्युनिस्टों को बुलाते तो भी अच्छा होता, शिवसेना वालों को बुलाते तो भी अच्छा होता, डीएमके वालों को बुलाते तो भी अच्छा होता।
और भारतीय जनता पार्टी वालों को जिसको चाहे आप बुलाते। लेकिन ये राष्ट्रपति के भोज में अगर पुतिन के सामने, और आप जानते हैं कि देखिए जो विदेशी डिग्निटरी होते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या पुतिन हो, उनके यहाँ एक एक चीज की समीक्षा होती है। अब पुतिन के जो सलाहकार हैं, जो उनका काम केवल भोजन करना नहीं होगा, उनका काम होगा कि हर घटना पे नजर रखें। तो आप ये बताइए उन ऑब्जर्वर्स ने क्या ऑब्जर्व किया होगा? क्या उन्होंने ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि आपने शशि थरूर को तो बुला लिया जो एक केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन लीडर अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को नहीं बुलाया? इसका माने क्या हमारा देश जो है, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, वो पक्ष और पक्ष में, विपक्ष में इतना ज्यादा बटा हुआ है? क्या उन ऑब्जर्वर्स ने ये नहीं देखा होगा कि देश के अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल कितना ज्यादा है? आपने कई बार देखा होगा जब पुतिन बोल रहे थे तो उनकी आंखें भर आई थी और वो एक्शन ऐसा कर रहे थे कि जैसे उनका दम घुट रहा है। तो क्या पुतिन ये ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर जहां इतने यशस्वी प्रधानमंत्री 11 साल से सत्ता में हैं, वो हमारे देश के दिल्ली के अंदर जहां पानी भी दूषित है और जहां पे हवा भी दूषित है, वहां पे कैसे हमारे लोग अपना, जो अरबों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहते हैं, कैसे यहाँ पे सांस लेते हैं? क्या पुतिन के सलाहकारों ने पुतिन को रात को ये नहीं बताया होगा कि हमारे हवाई अड्डों में किस प्रकार की बदहवासी की स्थिति है? तो देखिए ये मुद्दा होता है। देखिए मेरा जब अपना कोई व्यक्तिगत इशू, ये पार्टी फंक्शन होता, मान लीजिए ये भारतीय जनता पार्टी ने पुतिन साहब को बुलाया होता, तब तो अलग मुद्दा होता, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा था। हम एक बहुत बड़े ट्रांजिशनल फेज में हैं, जहां पे हम यूरोप के निंदा के बावजूद, अमेरिका के निंदा के बावजूद, हम पुतिन साहब को यहां बुलाकर और उतना बड़ा राजकीय सम्मान देके पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम अपनी दिशा निर्धारित कर रहे हैं। अब हम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनकी आरती नहीं उतारेंगे, अब उनको अच्छा सनातनी नहीं बताएंगे, अब इस बार ट्रंप सरकार नहीं कहेंगे, अब हम पुतिन साहब की तरफ झुक रहे हैं, अब हम एक अपना पूरा टर्न ले रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या ये उचित नहीं होता हमारी प्रथम नागरिक को, राष्ट्रपति महोदय के लिए, कि वो इस समय ये कहती हैं? और लिस्ट ये कौन बनाता है? क्या ये पीएमओ बनाता है या राष्ट्रपति भवन के लोग बनाते हैं? अगर राष्ट्रपति भवन के लोग बनाते तो राष्ट्रपति मेरे ख्याल से इस चीज का ध्यान रखते, अपने सलाहकारों से कहते कि इस प्रकार की गलती मत करो, जिससे हमारे देश की छवि विदेशी मेहमान के सामने ऐसी हो कि हम लोगों के अंदर, देश के अंदर वो बात, जो लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है, जो राहुल गांधी विदेश में जाके सच बोलते हैं जिसपे उनकी निंदा होती है, ये तो खुद आप प्रूव कर रहे हैं कि आपके अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन हो रहा है, जिसमें लीडर अपोजिशन को, जिसकी 100 सीटें हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक जीता ज्यादा उदाहरण है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और दलित समाज को किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र के अंदर महत्व दिया जाता है, उनको न बुलाना अंदर की आपकी राजनीति है। हमने थरूर साहब को बुलाया क्योंकि आप चाहते हैं केरला के अंदर कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस दिखाई पड़े, आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र हित में पुतिन जी को एक गलत मैसेज आपने दे दिया, जो मेरे ख्याल से राष्ट्र हित में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा था सर आपने। और ये किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, भारत के नेता विपक्ष का अपमान है कि आप कांग्रेस के एक सांसद को उस डिनर में बुलाते हैं, लेकिन लोकसभा की एलओपी को नहीं बुलाते और राज्यसभा की एलओपी को नहीं बुलाते। यानी विपक्ष मोदी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। और इस पर अब जो है घेरा जा रहा है राष्ट्रपति जी को भी। और इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, शिवसेना सांसद है, उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि भाई सवाल उठाते हुए कि आप इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते, आप आखिरकार सरकार की राजनीति का हिस्सा क्यों बन गए? उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में आपकी भूमिका द्विदलीय है, आपकी भूमिका संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करना है, जिसमें लोकतंत्र के दोनों पक्ष शामिल हैं, सरकार और उसका विपक्ष। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति के स्वागत में आयोजित राजकीय भोज को सरकार ने विपक्षी नेताओं को दूर रखने के लिए हथिया लिया। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और सत्ताधारी दल की संकीर्णता को ही दर्शाता है। आप लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और रीति रिवाजों का गला घोटने के लिए उनके हाथों का एक और हथियार ना बने। ऐसा प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि आप आखिरकार सरकार की राजनीति का हिस्सा क्यों बन गई? कम से कम विपक्षी नेताओं का कुछ तो सम्मान राष्ट्रपति भवन को रखना चाहिए था। इसके अलावा जो है राजदीप सरदेसाई ने भी इस पर जो है लिखा हुआ है और उन्होंने भी इस पर आश्चर्य जताया है। इसके साथ ही साथ
जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार चीजें सामने आ रही हैं और इस पर प्रियंका चतुर्वेदी का एक बयान भी सामने आया, उन्होंने एनआई से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, उनका बयान भी सुनवाते हैं। हुआ तो वहाँ पर विपक्ष के जो लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उनको न्योता नहीं दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन की स्टेट डिनर में उनको न्योता नहीं दिया गया और ये दिखाता है, मैं बार बार कहती हूँ, राष्ट्रपति का जो पोजीशन है वो कोई राजनीतिक पक्ष से जुड़ी नहीं है, बाई पार्टीसन है और उनको हर तरफ का ध्यान देना है, विपक्ष का भी सत्ता पक्ष का भी। और आज तक कभी हुआ नहीं है और दुनिया भर में भी अगर आप जाते हैं स्टेट डिनर होस्ट करते हैं तो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, जो बाई पार्टीसन अथॉरिटी होती है, वो सब पक्षों को उसमें शामिल करती हैं। तो एक ऐसा ट्रेंड ना शुरू करें जो आने वाले समय में और जो प्रजातंत्र के जो नियम कानून को प्रदूषित हो रहे हैं वो और प्रदूषण में झोंका जाए। अपनी गरिमा, अपनी जिम्मेदारी और संविधान की तरफ आपकी जो ओथ है उसका पालन किया जाए। तो इट लुक वेरी पेटी कि आपने सिर्फ सरकार ने जो जो लोगों को बोला कि इन्वाइट करिए, आप उन्हीं को इन्वाइट करिए। तो संविधान और प्रजातंत्र की अगर मांग है कि सत्ता पक्ष हो तो विपक्ष भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। काफी समय से ऐसा चल रहा था जहाँ पे एलओपी को मिलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इसको संज्ञान लेगी, पर मेरी अपेक्षा देश के राष्ट्रपति से है। राष्ट्रपति जो होता है एक संवैधानिक पद होता है जो राजनीति से नहीं जुड़ा है, राजनीति से ऊपर उठकर होता है। उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी होती है कि संविधान को भी संभालें और प्रजातंत्र के नियम कानून का भी पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाएं। और अगर वहीं पे एक इम्बैलेंस हो गया तो चोट जो पहुंचती है देश को पहुंचती है, एक अनफेयर लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाता है जो कि सही नहीं। बैलेंस ऑफ डेमोक्रेसी जो होती है वो उसका जो तराजू होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, उसमें कहीं भी भेदभाव हुआ तो वो डगमगा जाएगा। कि हम ऑप्टिक्स में बहुत उलझते हैं। भारत रूस संबंध एक दिन का नहीं है। मैं संभवतः कल और परसों भी बोल चुका हूं आपकी वायर सर्विस को। दशकों में ये नींव मजबूत हुआ है। मतलब जब छोटे थे तब से हम लोग देख रहे हैं ये चीजें कि इंडिया रूस फ्रेंडशिप की मिसाल दी जाती थी। बस मुझे दुख एक बात का है कि सरकार की थोड़ी तंग दिली, संकीर्णता ने ऑप्टिक्स पूरा का पूरा खराब कर दिया। मतलब जिस हिसाब से आपने बैंक्वेट में इनविटेशन दिए, पुतिन अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? उनके लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, मीडिया नहीं देख रहे होंगे? क्या मैसेज लेके गए होंगे इस देश से? इस देश की डेमोक्रेसी इतने दायरों में बट जाएगी, पुतिन को भी एहसास नहीं। ऑप्टिक्स में चीजें तो सर मनोज झा का कहना है कि देश की राजनीति इतने दायरों में बट जाएगी, इसका पुतिन को भी एहसास नहीं होगा। और यही आप देखिए कि केवल विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि आप जिस तरीके से पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ऐसी खबर जिसने ध्यान खींचा, पुतिन के राष्ट्रपति भोज में राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन शशि थरूर एक प्रमुख आमंत्रित व्यक्ति हैं। जैसे जैसे राजनीति तुच्छ और ध्रुवीकृत होती जा रही है, कोई सोच रहा होगा कि राष्ट्रपति भवन इससे ऊपर होगा। तो जाहिर तौर पर सर अगर ये मान लिया जाए कि चलो सरकार को अपने ही लोगों को बुलाना था, तो कांग्रेस से शशि थरूर को आखिरकार क्यों बुलाया गया? अब सरकार के साथ साथ लोग शशि थरूर पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पुतिन के डिनर में जब खड़गे और राहुल को न्योता नहीं दिया गया था तो थरूर को अकेले नहीं जाना चाहिए। तो और अगर कांग्रेस से इतनी ही दिक्कत हो गई है, अगर आला कमान के मान सम्मान की परवाह नहीं है, तो फिर कांग्रेस छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं, देखिए, शशि थरूर गए नहीं गए, ये उनकी इच्छा है, ये उनकी इच्छा है और उनको डिसाइड करना है। ठीक है, श्रीधरन साहब भी थे जो कि मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे। 4 बार शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के टिकट पे हो चुके हैं। अगर उनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी में जाने में है तो उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई इसमें बंदिश नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। मुझे जो परेशानी है वो है अपने देश की परंपराओं की। आप ये देखिए, राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ डेलीगेशन को हेड करने के लिए भेजते हैं। हमारे यहाँ अडवाणी जी जो लीडर पोजीशन है उनको डेलीगेशन में हेड करके भेजा जाता है। हमारे देश की ये परंपराएं हैं। आप देखिए, बिहार के अंदर अभी इलेक्शन संपन्न हुआ है, राम कृपाल यादव
जो पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े खास हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए थे, इस बार मीसा भारती से हार गए, विधानसभा में जीते, वो लालू प्रसाद यादव का पैर छूने गए। और उन्होंने कहा कि हमारे पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध और राजनीतिक संबंधों का मामला अलग होता है। आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी को आशीर्वाद दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। तो देखिए, विपरीत विचारधारा का मतलब हम विरोधी नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। अगर मान लीजिए निधि तुम्हारी विचारधारा मान लीजिए आरएसएस की विचारधारा है, ठीक है, मैं आरएसएस का विचारधारा वाला नहीं हूं, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, तुम समर्थक हो, लेकिन मैं तब भी तुमसे स्नेह करता हूं और तभी तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। विचारधारा पे हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे हम, लेकिन जहां राष्ट्रहित का मामला हो, जहां एक मैसेज जा रहा हो, पूरे विश्व के अंदर मैसेज जा रहा हो। अब बताइए कितना बुरा लगेगा अगर कल डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आए और वो कहेंगे मैं मोदी जी से नहीं मिलूंगा, मैं राहुल गांधी से मिलूंगा। कितनी ज्यादा एक अभद्र परंपरा हमारे देश के अंदर बैठ जाएगी। तो हमें एक एकजुटता का प्रमाण देना है विदेशी मेहमान को, उसको मैसेजिंग देनी है। जब आप अपेक्षा करते हो तो हम बाहर जाके अपने देश के बारे में कोई बात ना करें, तो अपने देश के अंदर बैठ के इतने बड़े डिग्नेटरी को, रशिया के प्रेसिडेंट को इस प्रकार का मैसेज आप पूरे वर्ल्ड के अंदर मैसेज दे रहे हो कि हम भी नॉर्थ कोरिया बन गए, हम भी रूस बन गए, हम भी चीन बन गए, हमारे को विपक्ष को नहीं मानते। और ये सब करा किससे रहे हो? आप राष्ट्रपति महोदय से करा रहे हो, जिनके लिए हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा सम्मान है, उनकी कभी हम निंदा नहीं करते। तो उनको आपने पार्टी पॉलिटिक्स में क्यों डाल दिया? अपने देश को विभाजित आपने क्यों दिखा दिया? चलिए वो ठीक है, आपने ओवैसी साहब को भेजा, ओवैसी साहब आपको लगता है आपको चुनाव जिताने में आपकी मदद करते हैं, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन करते हैं। शशि थरूर, जिनकी पत्नी के बारे में, सुनंदा पुष्कर के बारे में माननी ने कहा था कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, उनका कोई केस फंस गया होगा, मर्डर का केस था क्या, नहीं, कौन से कागजात, कौन सी फाइल होंगी, उसकी वजह से वो लाचार होंगे, आई डोंट नो। लेकिन प्रश्न ये उठता है, थरूर साहब ने जो किया वो समझ में आता है, मोदी साहब ने किया वो समझ में आता है, राहुल गांधी ने जो, लेकिन जब राष्ट्रहित का मसला हो, एक मैसेजिंग की बात हो, तो आप तो राहुल गांधी की बात को प्रूव कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाएं खत्म हो गई हैं। हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, संवैधानिक पद हैं, उस पर पीएमओ का कंट्रोल हो गया। आप कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति महोदय, उनके एडवाइजर्स, उनके जो वो होंगे पूरे राष्ट्रपति भवन के अंदर जो सलाहकार होंगे, वो इस प्रकार की राय तो नहीं दे सकते ना कि आप लीडर पोजीशन, जिसके बाद 240 सदस्य हैं पार्लियामेंट के अंदर और राज्यसभा के अंदर, खड़गे साहब जैसा वयोवृद्ध आदमी है, उसको आप ना बुलाएं, एडवाइजर्स नहीं कहेंगे। इसका मतलब राष्ट्रपति भवन के निर्णय भी, एक संवैधानिक सर्वोच्च पद के निर्णय भी पीएमओ से लिए जा रहे हैं। तो आप तो खुद ही प्रूव कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के सामने कि हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म हो गई हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो लोकतांत्रिक परंपरा है वो खत्म कर रहे हैं। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपको बुलाना है, लेकिन क्योंकि सदियों से परंपरा चलती आ रही है तो बुलाना चाहिए था। इसको लेकर के फिलहाल सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सर बात करते हैं जो दूसरा संकट हमारे देश में इस समय खड़ा हुआ था, और कल तक आप देख रहे हैं, कल तक क्या अभी भी देखने को मिल रहा है कि लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं। जो जिस तरीके से एयरपोर्ट पर लोग खड़े हुए हैं और रो रहे हैं अपने घरों तक जाने के लिए। आपने देखा होगा एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि फ्रांस की एक महिला जो है वो बवाल कर रही है कि मुझे कम से कम अपने घर भेज दो और मेरा सामान लौटा दो, और किसी तरीके से उसने जो कहा है, काफी ज्यादा उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो एक तरीके से केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारे जो देश की छवि है वो खराब हो रही है। और अब इस चीज को लेकर के जो है सरकार ने एक चीज कही है कि जो हाई लेवल जांच इसकी की जाएगी, और जो जांच है अगर उसमें कुछ भी गलत पाया गया तो जहां जरूरी होगा जवाबदेही तय की जाएगी, सही कार्रवाई की जाएगी, और भविष्य में ऐसी रुकावटें ना हो उसका उपाय किया जाएगा। ये जो है वो डीजीसीए की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से अचानक से ये जो फैसला बदला गया है, उस पर जो पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा है वो लिखते हैं कि अगर सरकार इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को उनकी गंभीर अपराध और ब्लैकमेलिंग के लिए अरेस्ट नहीं कर पाती है, तो साफ है कि सरकार का इकबाल कम हो गया है और वो बेबस कमजोर हो गई है। ये भी संदेश जाएगा कि इनकी ताकत कमजोर लोगों पर ही निकलती है और मजबूत लोगों के सामने ही सरेंडर कर देती है। आपकी इस पर क्या राय है सर? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, कल भी मैं गोदी मीडिया में गया था, पूरा गोदी मीडिया का इस पे एक ध्यान था कि डीजीसीए पे डाल दिया जाए और इसको टीडीपी पे डाल दिया जाए, टीडीपी के मंत्री को डाल दिया जाए, क्योंकि उड्डयन मंत्री जो हैं वो टीडीपी के हैं।
देखिए वास्तविकता में इसमें मुझे लगता है दोष इंडिगो का नहीं है, दोष उड्डयन मंत्रालय का नहीं है, इसका पूरा का पूरा दोष माननीय मोदी जी का है। क्योंकि देखिए माननीय मोदी जी, अगर ये माना जाता है कि एक नॉन बायोलॉजिकल परमेश्वर के स्वरूप हैं और हमारे देश के अंदर जो कुछ भी होता है मोदी जी की वजह से होता है, अगर हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो भी मोदी जी की वजह से होता है, अगर हम क्रिकेट मैच जीतते हैं तो भी मोदी जी की वजह से होता है, हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है तो भी मोदी जी की वजह से होता है, अगर किसी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखानी होती है वो भी मोदी जी की वजह से होता है। तो अगर मोदी जी ही सर्व शक्तिमान है और सर्वव्यापी है तो इसका दोष भी मोदी जी को दिया जाएगा। भाई आप खुद सोचिए, जब 1.5 महीने पहले डीजीसीए ने ऑर्डर दे दिया कि आपको जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम करने पड़ेंगे, तो ये तो डीजीसीए भी समझ गया होगा, ये तो इंडिगो भी समझ गया होगा कि अगर हमको वर्किंग आवर्स कम करने हैं तो हमको पायलट्स एक्स्ट्रा रखने होंगे। अब इंडिगो ने तो पैसा कमा लिया, बाकी जो टाटा एयरलाइंस हैं और बाकी एयरलाइंस हैं जो भी थोड़ी बहुत बची हैं, बाकी तो मोनोपोली हो गई है इंडिगो की, भाई उन्होंने तो 10 गुना पैसा कमा लिया। निधि आप सोचिए, भाई जो टिकट 10,000 रुपए का मिलता है वो 70,000 रुपए मिल रहा है। अब यहां से लंदन चले जाइए 40,000 रुपए, लेकिन दिल्ली से हैदराबाद जाने में आपको 70,000 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। तो अच्छा, जो आदमी अपने घर से निकलता है, मान लीजिए निधि आप नैनीताल घूमने गई, अब भाई नैनीताल घूमने गई तो 5 लाख रुपए लेके थोड़ी जाएंगी आप कहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा जरूरत है भाई ये 40,000 की, चलो 1 लाख रुपए लेके चलते हैं। अब वहां पता चला कि वो जैसे पिछली बार हुआ था वो तालाबंदी कर दी गई थी, अचानक तालाबंदी। अब जो भोपाल में फंसा हुआ था, जो इंदौर में फंसा हुआ था, जो विशाखापट्टनम में फंसा हुआ था, अब वो बस से भी नहीं आ सकता, ट्रेन से भी नहीं आ सकता, पैदल भी नहीं आ सकता, हवाई जहाज से भी नहीं आ सकता, ट्रेन से भी आ सकता, क्योंकि पुलिस लाठी मारती थी। अब वहां आदमी कहां पड़ा रहेगा? तो ये देश की एक छवि हमारी जो खराब हो रही है पूरे विश्व के अंदर, क्या आपने कभी ये सुना कि इस प्रकार की इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था हुई हो? देश के अंदर 78 साल में आपने कभी सुना इस प्रकार की दुर्व्यवस्था हो रही हो? तो रेलवे स्टेशन के अंदर तो सुना था कि 24 घंटे 36 घंटे ट्रेन, लेकिन अब तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, अब तो हवाई जहाज के अंदर भी अब वो बेचारे गरीब लोग, किसी की शादी है, किसी की माँ की मृत्यु हो गई है, अब शादियों के, मैंने एक देखा साउथ इंडियन कपल है, वो रिसेप्शन जो है इंटरनेट पे रिसेप्शन हो रहा है, वो संबोधित कर रहे हैं अपने गेस्ट को कि देखिए हम अपनी अपनी जगह फंसे हुए हैं, हम रिसेप्शन में नहीं। तो ये तो पूरे विश्व के अंदर जो चीज सुनी नहीं जाती थी वो भारतवर्ष ने करके दिखा दी। हमारे देश की छवि खराब हो रही है। भाई अमेरिका के अंदर कल भी हम लोग बात कर रहे थे, यूके के अंदर हर जगह इतना ज्यादा फ्री कंपटीशन का मतलब होता है बहुत सारे प्लेयर्स। जब बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, एक नहीं कर पाएगा दूसरा कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा तीसरा कर पाएगा। यहां इन्होंने जानबूझकर, अच्छा इंडिगो ने पैसा कमा लिया, इंडिगो के शेयर्स तो दोबारा चढ़ जाएंगे, इंडिगो को तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये सोचिए, मैंने पिछली बार जब ये कोविड का समय आया था, भगवान की कृपा थी बहुत बड़ी, मैं उस समय इंदौर भोपाल ओंकारेश्वर और दर्शन करने गया हुआ था। जिस दिन तालाबंदी हुई है उसके 3 दिन पहले मैं वापस आया हूं, केवल 3 दिन पहले। अगर मैं सोच रहा था अगर मेरा रिटर्न टिकट 4 दिन बाद का होता तो मैं इंदौर वहीं ओंकारेश्वर दरबार में 1 डेढ़ महीने 2 महीने पड़ा रहता। मैं ना ट्रेन से, ना कोई मुझे टैक्सी में ले जाता, ना मैं कैसे ले जाता, बुढ़े आदमी थे, पैदल हम चल नहीं सकते थे। तो ये इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण निर्णय। अब इंडिगो पे एक्शन लेने की बात कर रहे हैं ऐसा, वो क्योंकि टीडीपी को भी इन्होंने अब एक प्रकार से असहाय कर दिया है, नीतीश कुमार को अपने कब्जे में कर लिया है। अकेले चंद्रबाबू नायडू इनकी सरकार गिरा नहीं पाते, तो अभी तो टेस्ट लिया है नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का, अब वो चंद्रबाबू नायडू भी उसका टेस्ट ले लेंगे। तो अब ये सारा का सारा इनका दोषारोपण जो है वो चंद्रबाबू नायडू के मिनिस्टर पे है, और सारा का सारा दोष जो है वो डीजीसीए पे है और उन पे है। जबकि वास्तविकता में हमारे देश में तो नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, तो गलती भी उन्हीं की है। अच्छा, अगर डॉलर भी 90 रुपए का हो रहा है तो भी मोदी जी की कृपा से हो रहा है। अगर हमारे देश के अंदर गरीब जो है बेचारे और बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं तो भी माननीय मोदी जी की वजह से हो रहा है। किसान 13 महीने अगर बैठे रहे तो भी माननीय मोदी जी की वजह से हो रहा है। तो जब सब चीज का श्रेय मोदी जी को है, सेनापति को जीत का फायदा मिलता है, तो इस प्रकार की चीजों का उत्तरदायित्व भी माननीय मोदी जी का है। जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और इसी पर जो है विपक्ष भी कह रहा है कि ये लाइन कैसे मोनोपोली बन गई, जिसने बाजार के लगभग 60 से 65% हिस्से पर कब्जा कर लिया। और इसको लेकर के कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत ही बड़े आरोप लगाए हैं, बहुत ही सटीक सबूत दिखाते हुए। क्या कहा है, छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। Point, this is a complete breakdown of the
regulatory mechanism and complete irresponsibility by the government and DGCA to implement its own norms. So the crisis is not a natural breakdown, it is a fallout of the government, and the major reason which we have to understand is also how did this airline become the monopoly player in this system. They are around 60 to 65, they control around 60 to 65% of the market. Now, we have been always saying, the Congress party has always been saying, the idea of the current government to push for monopolies, to support monopolies or duopoly players is a disaster in waiting for this country. Because India is not a country which can bear these monopoly meltdowns or crisis or whatever you call. And we have been completely pointing out at this industry especially that even it's not only in this airline, even in the airports, there is a monopoly being created for Adani. Now, the country is yet to see all a meltdown on those areas. So the party also wants to highlight this continuous trend from this government to break market freedom and market equity and to push for some monopoly players just because they have been friends with them in some way or the other. Now, for example, if you take this group, especially Indigo, and there has been very clear reports, we have seen when the electoral bonds issue came and when there was a disclosure on what electoral bonds were bought by who, there was an Interglobe group which bought around 36 crore electoral bonds. And from this Interglobe group, the promoter of Indigo, Mr. Rahul Bhatia, has bought around 20 crore of electoral bonds. And this 20 crore of electoral bonds, who encashed is a very clear, I don't have to say much about it. So how do you allow these monopoly players grow in this country in different sectors, especially crucial sectors? So this is one of the main reasons that we find this crisis has happened, and also the DGCA's irresponsibility of not pushing for proper implementation of their own norms in spite of the time that they had, in spite of all the resources they had at their wherewithal. तो सर, कांग्रेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया है मोनोपोली को लेकर के कि हमारी पार्टी जो है वो लगातार चेतावनी दे रही है। हमने बार-बार चेतावनी दी है कि मौजूदा सरकार जो है वो मोनोपोली को समर्थन दे रही है, और ये सिर्फ एयरलाइनों में ही नहीं है, यहाँ तक कि हवाई अड्डों पर भी अडानी के पक्ष में हो चाहे वो अंबानी के पक्ष में, एक अधिकार स्थापित कर दिया जा रहा है। और इस तरीके से इसको बढ़ावा देने का निरंतर जो प्रयास है वो अब उजागर हो गया है, और इसीलिए इतनी बड़ी परेशानी सामने आई है। भाई देखिए, असली बात यह है, और मुझे ऐसा लगता है ये आपदा में अवसर वाली स्थिति है। आप देखिएगा, हो सकता है इंडिगो के शेयर गिरे, जब इंडिगो में परेशानी आई इंडिगो के शेयर गिरे। हो सकता है राष्ट्रीय सेठ ने इसमें लंबे शेयर खरीद लिए होंगे। आप जानती हैं शेयर मार्केट में होता क्या है, जब किसी भी कंपनी में कंट्रोल की बात निधि होती है तो होता क्या है। मान लीजिए 100 शेयर हैं, 100 शेयर में मान लीजिए 33% शेयर जो है वो इंडिगो के प्रमोटर्स के पास है। ज्यादातर शेयर जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स के पास होते हैं और इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं। अब मान लीजिए 5% शेयर मार्केट से राष्ट्रीय सेठ ने खरीद लिए होते। अच्छा, उसके बाद जब एजीएम होगी और एजीएम में डिसाइड होगा कि कंपनी का कंट्रोल किसके पास रहेगा, तो मानी बात है कि सारे म्यूचुअल फंड्स और एलआईसी और दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन जो है वो जाके राष्ट्रीय सेठ के साथ खड़े हो जाएंगे, और 33% शेयर होने के बावजूद इंडिगो उनके पास चली जाएगी। तो अभी 5% शेयर जब कम हुए तब उन्होंने 5% शेयर खरीद लिए, और जैसे ही वो टेक ओवर करेंगे और ये होगा कि भाई हवाई अड्डे भी उनके पास हैं, उनके बाद प्लेन भी उनके पास हो जाएंगे, शेयर 10% बढ़ जाएंगे। 5% शेयर में 15% का मतलब 3-4 हजार करोड़ रुपए राष्ट्रीय सेठ बना लेंगे। तो ये इतनी मामूली घटना नहीं है। ये घटना जो है ये अभी रहस्योद्घाटन होगा, ये लगेगा इसमें लाखों करोड़ों रुपए का लोगों ने खेल कर दिया होगा पिछले 4-5 दिनों के अंदर, क्योंकि इंडिगो के शेयर लगातार गिराए गए, और अभी एक कोई ऐसा नया डेवलपमेंट होगा कि इंडिगो के शेयर बढ़ जाएंगे। जिन्होंने खरीदे होंगे वो बन जाएंगे, जिन्होंने घबरा के बेच दिए होंगे उनका नुकसान हो जाएगा। तो बड़े बड़े सटोरिये जो गुजरात के अंदर जामनगर में और बाकी अहमदाबाद में, सूरत में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं,
उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं निधि। इसलिए हम लोगों को भैया ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए जो बड़े बड़े लोगों के हाथ में है और बड़े बड़े नेताओं के हाथ में है, तो इनसे हमको दूर रहना चाहिए। ये होना कुछ नहीं है, इसमें लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।